हम्म। टीडीएस टीसीएस में 115 बीएससी नहीं है। अच्छा, ओके। वो 115 बीएससी की वीडियो जो तू बोला था ना, करता हूँ। क्या चीज? अलग से अमेंडमेंट शीट वाला? इंस्टीट्यूट ही स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं निकाली, धोखा दे दी। नहीं, एक मेरे को इस बार एक चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, बहुत कम अमेंडमेंट आएंगे। एक दो मेरे हिसाब से एक आ सकता है टीडीएस टीसीएस में जो रेट्स चेंज हुए हैं उसका थोड़ा सा अमेंडमेंट आ सकता है, और बाकी ऐसा इतने ज्यादा अमेंडमेंट आने के चांसेस कम है। आगे तो समय ही बताएगा सर, कितने अमेंडमेंट आएंगे कितने नहीं आएंगे, देखते हैं। चलो स्टार्ट करें क्या? अरे लाइव है। हाँ, चलो लेट स्टार्ट, पढ़ते हैं। टीडीएस टीसीएस मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। दो रीजन है इसके इम्पोर्टेंट होने का। एक इम्पोर्टेंट होने का रीजन ये है कि टैक्स रेट में चेंज है, तो टैक्स रेट में चेंज होने के कारण एक क्वेश्चन आने के चांस है। और एक जो मेरे को लगा ना, जहां पर हम एसएससी इन डिफॉल्ट किसी को घोषित करते हैं, वो एसएससी इन डिफॉल्ट किसी को डिक्लेयर करने का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हुआ है। ये दो ही जगह से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तो और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। टीडीएस में देखो कुछ चीजें एकदम ना, आखिरी दिन ना एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। जितनी काम की है ठीक, जो नहीं है वो सब साइड करके आगे बढ़ते जाना, टाइम वेस्ट होता है नहीं तो हमारा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ध्यान दो। सेक्शन 191 ये डायरेक्ट पेमेंट है। आखिरी दिन एग्जाम वाले दिन इसको पढ़ के ही नहीं जाना चाहिए। दिस इज निहायती टाइम वेस्ट। आखिरी दिन बिल्कुल भी ना पढ़ो इसको। ठीक है, पहले पढ़ लिए, नॉलेज के लिए पढ़ लिए, ठीक है, सब सीख लिए, ठीक है। 192 टीडीएस ऑन सैलरी होता है। इसमें आप सिंपल इतना याद रखेंगे, स्लैब बेसिस में होता है सर। सैलरी में टीडीएस कब होता है? टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है सर। किस बेसिस में? सर स्लैब के रेट्स लगते हैं सर। बट जो टीडीएस ऑन सैलरी निकालने का तरीका है उसमें हम टेबल 1 और टेबल 2 होता है सर। दोनों में विच एवर इज हायर के बेसिस में हम टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेट करते हैं सर। ठीक है, इसमें जो तरीका निकालने का सीखे और हम जो क्लासेस में क्वेश्चन किए इसका, मैं आपको ये वाले पॉइंट के कारण ये इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एनी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन एज द केस में बी, एंड रिलीफ अंडर 89। रिलीफ अंडर 89 जन्मों से यहाँ था, कुछ नया नहीं है। बट इन्होंने बोला सर कोई और सेक्शन प्रोविजन में अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, अब हो गया। मतलब कोई पर्सन अब टीडीएस ऑन सैलरी निकालने जाएगा तो सर अगर उसका किसी और सेक्शन में टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसका, तो वो माइनस हो जाएगा सर। तो ये अच्छी चीज हुई है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना। माइट बी पॉसिबल, मेरे हिसाब से आपके मई वाले अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन के चांसेस कम है इससे। सितंबर वालों में मैं बोल सकता हूँ कि आ सकता है, क्योंकि रीजन ये है, मई वालों में चांसेस इसलिए कम है, इसको आरटीपी में कवर नहीं किया। अगर आप लोग ध्यान दो तो आरटीपी में अमेंडमेंट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है सर। तो मेरे हिसाब से मई अटेम्प्ट में तो इसको पूछने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट है। फिर भी मुझे इंस्टीट्यूट पे इतना कुछ खास इस मैटर पे भरोसा नहीं है, तो भी मैं आपको बता दिया। ध्यान रखना, टीडीएस ऑन सैलरी इन केस अगर निकालने का आ गया तो ये बात का ध्यान रखना कि कोई दूसरे सेक्शन में अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है तो उसको भी रिड्यूस करेंगे हम। सारी बात समझ? जितना आप टैक्स निकालते हो, याद है ना अपन टैक्स निकालना सीख के आए थे सर। जितना आप टैक्स निकालते हो, जहां भी आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ होगा या कलेक्ट हुआ होगा तो उसको माइनस करना, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कंपेयर करना, दोनों में विच एवर इज हायर उतना अमाउंट टीडीएस कटेगा सर सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी में। आई बात समझ? बेटा दिमाग में प्लीज इसको ध्यान रखना। मेरे को ना इस चीज से डर लग रहा है, अगर इसका क्वेश्चन आया ना तो आपको ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में, क्योंकि इसका आरटीपी में भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये बहुत नया है, बहुत लेटेस्ट है, ऐसा पहला कुछ था नहीं सर। ठीक है, चांसेस कम है मे अटेम्प्ट के लिए, बट कुछ खास भरोसा नहीं मुझे इंस्टीट्यूट पे। उसके बाद है सेक्शन 192 ए।
सर ये 192 है, ये क्वाइट सिंपल है, पर मैं आपको इसमें एक छोटी बात बताता हूँ जो गड़बड़ होती है सर। ये तो एकदम सिंपल है, सबको पता है सर। विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड 50,000 से ऊपर जाता है, 10% टीडीएस है, और अगर पैन नंबर नहीं दिए तो गए आप। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें गड़बड़ एक स्टूडेंट का बहुत जेन्युइन डाउट था, सर अगर मान लो 60,000 का अमाउंट है प्री मैच्योर विड्रॉल, तो टीडीएस कितने में, 10,000 में कि 60 में? 60 में, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, कई लोगों को डाउट है कि सर एक्सेस वाले अमाउंट पे तो नहीं है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात सबको? अगला सेक्शन 193, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें इसको रट लो, ये अमेंडमेंट है। ठीक है, ये वाला फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2020, इसको रट लो सर। ठीक है, ये नया है सर, इससे पहले बाकी थे, ऐसा नहीं है। बाकी तो हम शुरू से जो पढ़ रहे हैं 193 वो वही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10% टीडीएस सर, 10,000 और 5,000 की लिमिट है। 10,000 सर वो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स में आता है और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स में आता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड प्लीज ध्यान रखना, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2020 इस लिस्ट में ऐड किया गया है, पहले नहीं था, इसको इस लिस्ट में डाला गया है सर। ठीक है, आई बात समझ, प्लीज ध्यान रखना। इसके बाद सर गवर्नमेंट ने बोला सर हमारे पास पावर है कि कल के दिन हमको अगर कोई और भी लगा तो हम उसको यहाँ पर नोटिफाई कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे सर। ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है इसको डेफिनेटली आप याद रखेंगे। इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, बिल्कुल याद रखना मीन्स याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इंटरेस्ट अगर एक्सीड करता है 10,000, ठीक है, या फिर 7.75% के केस में, या 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड के केस में, या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के केस में 10,000 से ऊपर गया, तो ये तीन चीजों के लिए लिमिट 10,000 है। बाकी पूरी दुनिया के इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए लिमिट 5,000 है, ध्यान रखना सर, ये पूरे साल की लिमिट है सर। ठीक है, इससे ऊपर गया तो 10% टीडीएस। क्लियर? नहीं, पूरे अमाउंट पे, पूरे अमाउंट पे। ठीक है, आ रहा है समझ, बैठा दिमाग में, प्लीज इसको ध्यान रखना। 194 ये तो अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्ट में, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या हुआ है, इन्होंने आईयूएस का चैप्टर को चक दिया है और इन्होंने बहुत सारी चीजें को चक दी, क्योंकि इन्होंने कनेक्ट करना चालू किया कैपिटल गेन से। याद करो, कैपिटल गेन में अपन रिवाइज कर रहे थे बायबैक, जो कंपनी बायबैक करती है, बायबैक में जो कंपनी शेयर होल्डर को जो पैसा देती है उसको हम डीम डिविडेंड माने थे। अब डीम डिविडेंड माने तो सर डीम डिविडेंड है तो डिविडेंड है, और डिविडेंड है तो सर उसमें टीडीएस है, तो इसीलिए इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको नहीं याद आएगा, आप भूल जाओगे एग्जाम में कि बायबैक में भी टीडीएस हो सकता है, क्योंकि देखो अभी तक था ही नहीं, अभी तक ये नहीं था। मेरे हिसाब से तो ध्यान रखना चाहिए, डेफिनेटली याद रखना चाहिए सर। बाकी कंडीशन वही है सर, अदर देन कैश 5,000 से ज्यादा होना चाहिए सर, तो फिर टीडीएस की बात है सर। एग्रीगेट देखेंगे सर, ध्यान रखना बायबैक में एग्रीगेट, बायबैक वाला पॉइंट याद रखना, चाहो तो इसको ना लिख के रख लेना, अपने लिए लिख के रख लेना सर। 10% टीडीएस की कहानी है सर, बायबैक बायबैक। ठीक है, क्लियर रहा, बैठा है सबके दिमाग में? बाकी इसको हमने डिटेल में बहुत क्लासेस में पढ़ा था सर, फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर, सब चीज कवर होती है सर उसमें। ठीक है, उसके बाद है 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर यहाँ पर जब इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होती है तो हमें इंडिविजुअल एचयूएफ के टर्नओवर की लिमिट भी देखनी पड़ जाती है सर। ठीक है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है और उनकी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड कर रही है, मतलब अगर बिजनेस का केस है तो 1 करोड़ और प्रोफेशन का केस है तो 50 लाख, उससे अगर एक्सीड कर रही है तो बात टीडीएस की एप्लीकेबल होती है, और रेट है 10% सर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर। सर बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये याद रखना सर, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, ये तीन दिए हुए हैं, इन तीन में लिमिट है। अगर क्या बोलते हैं नॉर्मल पर्सन है तो 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000। ठीक है, ध्यान रखना, एनी अदर केस में 5,000 है, प्लीज। ये तीन लोग, मैं इसका क्वेश्चन कहाँ देखा हूं मेरे को याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैंने देखा जो एनी अदर केस का था। बाकी नॉर्मली सर बैंकिंग का ही आता है एग्जाम में, 90% बैंकिंग का ही आता है, बैंकिंग कोऑपरेटिव का ही आता है सर, बट एनी अदर केस आ सकता है। तो आप तीन का याद रखना नाम, इन तीन के अलावा कोई रहा तो वो एनी अदर केस में जाएगा और वहां लिमिट 5,000 हो जाएगी सर, प्लीज ध्यान रखना। छोटी छोटी बात है, ये जो छोटी बात है ना टीडीएस की, ये याद रखने वाली बातें होती है टीडीएस की।
बड़ी चीजें हम याद रखते हैं, पता है, बड़ी चीजें हम नहीं भूलते एग्जाम में, छोटी बातें बहुत भूलते हैं। टीडीएस में लोगों की फटती क्यों है सर? टीडीएस से इसीलिए लोगों की फटती कि हमें छोटी बात आखिरी दिन याद नहीं रहती, बड़ी बात तो सबको याद रहती है सर, कि सर 194 ए है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है सर, 10% टीडीएस है, ये सबको याद रहता है सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लिमिट भी पढ़ी थी सर। सर अगर ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 50 करोड़ से, और अगर वो इंटरेस्ट पे करते हैं सर 50,000 या 40,000 से ज्यादा, तो उस केस में टीडीएस की बात होती है सर। आ रही बात समझ? ठीक है। 194 बी ये तो जन्मों से था, ये बहुत इजी है, अगर ये आ गया तो फिर तो जन्नत है सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी याद है? क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स वगैरह 10,000 से अमाउंट ज्यादा है तो टीडीएस है सर 30% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये बहुत सिंपल था। 194 बीए मेरे हिसाब से दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है। और क्वेश्चन किस बेसिस में आएगा पता है? इसके ऊपर। ये परसेंटेज पे थोड़ी खेलेगा, वो इस पे खेलेगा। क्या लिखा हुआ देखो, time of such withdrawal on the net winning comprising in such withdrawal as well as the remaining amount of net winning in the user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year। मैंने एक क्वेश्चन देखा, इंटर में देखा, फाइनल में देखा, नहीं पता मेरे को, याद नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इस वर्ड पे खेल दिया। मेरे ख्याल से आप ही लोगों की आरटीपी है, ये जो पिछले बार वाले ना, जो सितंबर 24 दिए हैं या जनवरी दिए, उन लोगों की आरटीपी पे इसका क्वेश्चन है सर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये आपको मजाक लग रहा है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के टाइम जब मैं ड्रीम 11 खेल रहा था, तो ड्रीम 11 से कितना पैसा विड्रॉ किया मैंने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ड्रीम 11 के अकाउंट में मेरे कितना पैसा पड़ा, नेट 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 अमाउंट, उस पे 30% टीडीएस है। ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको याद नहीं आएगा सर? ये बड़ी जबरदस्त चीज है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरे को मिल गया, मेरे को याद आया तो मैं आपको वो क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन जरूर देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसीलिए बोलता हूँ एग्जाम और उससे 3 अटेम्प्ट पहले के आरटीपी एमटीपी देख के जाना, कभी नहीं छोड़ना। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रहता है जो काम का है। ये पूछा नहीं है अभी तक एग्जाम में, ऐसा नहीं है दोबारा पूछ नहीं सकता सर, ये पिछले बार की अमेंडमेंट है, इस बार की तो अमेंडमेंट भी नहीं है, पर अभी तक पूछा नहीं है इसको। पूछ जरूर सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। 194 डबल बी, ये तो मेरे को नहीं लगता पूछेगा सर, ये बहुत ज्यादा इजी है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 से ज्यादा रहा, 30% टीडीएस है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। 194 सी, हाँ, ये तो चलता फिरता हमेशा से इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर सर, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल ध्यान रखना, ये आता है, बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है सर। कि कॉन्ट्रैक्टर है जो पेमेंट कर रहा है सर, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसके लिए टर्नओवर देखो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टर्नओवर मत देखना। सर कॉन्ट्रैक्टर है तो देखो सर, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख की लिमिट है सर। हरी बात समझ? सर पर्सनल पर्पस में टीडीएस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, याद रखना सर। पर्सनल पर्पस, रेसिडेंशियल हाउस देता है घर में, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में यही देता है, रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस दिखा ना आपको, तो वो पर्सनल होता है सर, ठीक है, याद रखना सर। फिर जिसको पेमेंट कर रहे हो वो सामने वाला पर्सन कौन है सर? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% टीडीएस है सर। सारी बात समझ? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो स्टूडेंट को डेफिनेटली एग्जाम में पढ़ के जाना ही चाहिए, वो है वर्क की डेफिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझसे स्टैम्प पेपर में लिख लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूछ दे अमेंडमेंट को। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि सर अगर किसी पर्सन का 194 जे में टीडीएस कट रहा है, जो हम फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज पढ़ते हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो वो वर्क की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। इट मींस उसको यहां पर कवर नहीं कर रहे। इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कोई प्रोफेशनल बंदा हो जो हमें प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हो, हमने उससे प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, तो इन्होंने बोला सर भले वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है बट उसके लिए ये सेक्शन नहीं है, उसके लिए 194 जे ही रिलेवेंट है और जे में ही टीडीएस कटेगा। आ सकता है एग्जाम में, आपको मजाक लग रहा है? आ सकता है एग्जाम में। आप वर्क की डेफिनेशन नहीं पढ़ के गए ना तो बैंड बज जाएगी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क की डेफिनेशन पढ़ के जाना, ध्यान आगे इंपॉर्टेंट है सर। ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, और ये डेट भी याद रखना पड़ेगा 1/10/2024, क्योंकि इसके बाद ही ये चीज इंसर्ट हुई है, इसके पहले ये था भी नहीं सर। इसके पहले ये डेट भी नहीं थी और पिक्चर में था ही नहीं ये चीज। इंश्योरेंस कमीशन, ये बहुत सिंपल है सर, ये सबको पता होगा। इंश्योरेंस कमीशन याद है, 5% 15,000, ये हम इसको ऐसे ही याद रखते थे सर। इंश्योरेंस कमीशन 5% 15,000, ठीक है। इसके बाद 194 डी ए होता था सर, लाइफ इंश्योरेंस का केस है। अगर सर अमाउंट पेड 1 लाख से ज्यादा है तभी टीडीएस की बात है सर। अच्छा ये बात ध्यान रखना सर, 1010 डी में एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर 1010 डी में एग्जाम है तो फिर टीडीएस किस बात का है सर?
टीडीएस तो तब होगा ना जब 1010D में एग्जाम नहीं होगा सर, ठीक है, तो 1010D में एग्जाम नहीं है तो टीडीएस है, प्रोवाइडेड अमाउंट 1 लाख से ज्यादा पे हो रहा हो सर, कितना परसेंट टीडीएस सर, डिपेंड करेगा, डेट बताओ सर, डेट पे डिपेंड करेगा सर, प्रायर टू 110/2024 रहा तो 5%, बाद में रहा तो 2%, याद रखना पड़ेगा। 110/2024 की डेट तो ब्लड में ऐसे बैठा के जाओ टीडीएस के लिए, घोट के पी जाओ सर इसको, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे टीडीएस के लिए डेट इंपॉर्टेंट है, हर जगह यही डेट है, कोई और डेट आएगी नहीं पिक्चर में, पूरे टीडीएस में ये डेट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। आ रही है बात समझ? ठीक, आगे बढ़ते देखो सर, अगला दिया हुआ है 194G, ये बहुत सिंपल था, याद है, कमीशन ऑन सेल ऑफ टिकट्स, लॉटरी टिकट्स। सर कहानी वही थी, 15,000 5%, बट वो 5% को चेंज किया इन्होंने सर। डेट देखा जाएगा सर 110/2024 के पहले है कि बाद में? पहले 5, बाद में रहा तो 2, क्रिस्टल क्लियर। अगला 194H, डैम इंपॉर्टेंट, कमीशन और ब्रोकरेज सर, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल एचएफ पर टर्नओवर भी देखा जाता है सर, परसेंट यहाँ भी चेंज हुए सर 5 और 2 में, बाकी लिमिट तो वही 15,000 की है। आ रही बात समझ? अगला है 194I सर, रेंट, रेंट की लिमिट कितनी थी? 2,40,000, 250 भी हुआ ना सर तो टीडीएस कट जाएगा सर। अब डिपेंड कर रहा है सर आप रेंट पे क्या दे रहे हो, प्लांट मशीन 2%, लैंड बिल्डिंग 10%, देखना पड़ेगा सर, उससे डिसाइड करेंगे। अच्छा, जो बंदा क्या बोलते हैं ये रेंट पे दे रहा है सर, वो भी तो देखा जाएगा इंडिविजुअल अचीव कौन है सर, तब तो टीडीएस की बात आएगी ना सर, जो पेमेंट कर रहा है वो चेक करेंगे सर, वो इंडिविजुअल अचीव है तो उसका अगर टर्नओवर एक्सीड करेगा तो 194I, और अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं किया तो उसके लिए सर 194I नहीं है सर, कौन सा है? IB एप्लीकेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो लिख के रख लो स्टार करके अपने पास कि सर अगर सैलरीड पर्सन है तो वो यहाँ नहीं आएगा, सैलरीड पर्सन 194IB में आएगा सर, यहाँ कैसे आएगा सर? क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो वो इंडिविजुअल एचईओ का बिजनेस हो ही नहीं सकता, प्रोफेशन नहीं हो सकता, लिख के रख लो, काम की चीज है। 194IA, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे बट ये चर्चा करने लायक चीज है सर, याद है, इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे सर, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड की तो बात ही नहीं होती है। टीडीएस 1% अगर प्रोवाइडेड 50 लाख से ज्यादा हो जाए, आपका कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, ठीक है। अब हाँ, पूरे पूरे 60 लाख रहा तो 60 लाख का 1%, लड़ाई इसमें नहीं है। अब इसमें क्या बात है, आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है ट्रांसफरर, ठीक है, और एक होता है ट्रांसफरी, ठीक है, ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। आपको ये बात ध्यान रखना है कि हो सकता है सर एक ट्रांसफरर हो और 2-3 ट्रांसफरी हो, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को भी बेच सकता हूं, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है नहीं बेच सकता। इन्होंने बोला सर अगर एक ट्रांसफरर है, एक से ज्यादा ट्रांसफरी है, तो आप क्या करोगे, सब एग्रीगेट करके चेक करोगे, ठीक है, जितना भी आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। आ रही बात समझ? ऐसा भी तो हो सकता है सर 2 ट्रांसफरर हो और ट्रांसफरी एक हो सर, बिल्कुल हो सकता है सर, दो जो को ओनर है, दो को ओनर मिलके एक जन को प्रॉपर्टी बेच रहे सर, बिल्कुल चलेगा। सरकार बोली उस केस में भी हम दोनों को मिला के चेक करेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चल रहे, हम पूरा ऑल टुगेदर मिला के चेक कर रहे हैं 50 लाख की लिमिट। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोले कि एक ट्रांसफरर था और 2 ट्रांसफरी थे जिसमें से एक ने 25 लाख दिया और एक ने 30 लाख दिया, तो आप दोनों को ऐड करेंगे सर, दोनों को ऐड करने के बाद आया 55 लाख, और 55 लाख मतलब 50 लाख से ज्यादा और टीडीएस 1%। आई मेरी बात समझ? ध्यान रखना इस चीज को, आरटीपी में इसका क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। मेरे को ना डर किस चीज से लगता है पता है, जो आरटीपी में नहीं होता वही इंस्टीट्यूट कई बार पटक देती है एग्जाम में, जो आरटीपी में होता है वो तो हमारा एक बार देखा हुआ रहता है कि हाँ चल ठीक है ये अमेंडमेंट इस टाइप का हो सकता है, बट जो नहीं होता उसका क्या करोगे, क्योंकि ये हो चुका है, इंस्टीट्यूट ने सेक्शन 194R पूछा था, आरटीपी में नहीं था और एग्जाम में पहली बार वो आया था, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो बट ऐसा हो सकता है। पर कहानी याद रखेंगे 8-10-2024 उसके बाद, और वो कहानी है सर, उसके पहले नहीं था ये कहानी। क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़े सबको, ध्यान दो। उसके बाद 194IB सर लिख लो, लिख लो, ये सैलरीड आदमी के लिए, ठीक है, सैलरीड आदमी के लिए लिख लो इसको, एकदम ऐसे कीवर्ड में याद रखना है, सैलरीड आदमी के लिए सर, ऐसे इंडिविजुअल एचईएफ
सर जो बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं बैठे हैं वो लोगों के लिए 194 आई भी है सर। आ रही बात समझ? लिमिट कितनी है सर? 50,000। 50,000 से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए आपका रेंट पर मंथ, 50,000 से ज्यादा और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है सर, यहाँ पर रेट चेंज हुआ है सर, पहले 5% होता था, अब 2% है। प्रोवाइडेड डेट एक ही है सर, वो याद रखना 1/10/2024 के पहले या बाद में। समझ आ रहा है सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगला है 194J, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें लिख के याद रख लो, लिख दो, गोद दो सर। डायरेक्टर फीस, सिटिंग फीस जो होती है उस पर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है सर, मैंने आपको कभी कोई लिमिट पढ़ाई नहीं है सर। दूसरा ये लिख के रख लो सर, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज सबके लिए लिमिट अलग अलग 30,000 देखेंगे। पर इस बार की आरटीपी में एक क्वेश्चन है जिसमें उसने क्या किया, तीन लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज दिए 35,000 की ईच। तो सर अगर प्रोफेशनल सर्विसेज दी जा रही है, तीन अलग अलग बंदे हैं, तो तीनों को ऐड करके चेक किया जाएगा। ये मत करना कि हर के लिए लिमिट 30,000 चेक करने चले गए, ये चीज का ध्यान रखेंगे। इस बार की आरटीपी का क्वेश्चन है। हाँ क्या बोल, तू उल्टा ही बोल दिया भाई, मैं जो बोला उसका जस्ट अपोजिट बोल दिया, जस्ट अपोजिट बोल दिया भाई तू। मैंने, अरे मैं आपको प्रोफेशनल टेक्निकल रॉयल्टी सब चीजें अलग अलग 30,000 की लिमिट देखेंगे। पर अगर एक बंदा तीन लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो उस प्रोफेशनल सर्विसेज में टोटल करके चेक करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज की लिमिट 30,000 की है। एग्जैक्टली सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल करोगे सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? अरे समझ आया सबको? ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्लियर है ये सबको? ठीक है, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज यहाँ पर भी सर बात इंडिविजुअल एचएफ की होती है, वही टर्नओवर चेक करने की बात होती है, परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखना। टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल, एक आपकी जो आरटीपी में दिया हुआ ये वाला परसेंट दिया है प्रोफेशनल सर्विसेज का, और लिख के रख लो डायरेक्टर सिटिंग फीस पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते सर। 194 के का ही के लिए था सर यूनिट्स। जैसे आप डिविडेंड पे टीडीएस की बात करते हो वैसे ही यूनिट्स पे भी टीडीएस होता है। 5,000 से ज्यादा अदर देन कैश 10% टीडीएस सर, वेरी सिंपल क्रिस्टल क्लियर। 194 LA कंपलसरी एक्विजिशन सर, कंपनसेशन मिला सर कितना, 2,50,000 से ज्यादा, तो टीडीएस कितना, 10%। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 194M वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी एच और जे जो जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता वहां पर 194M पिक्चर में आता है। इसमें मैंने आप लोगों से बहुत सारे सिनेरियोस पे बात की थी। सबसे पहला सैलरीड पर्सन यही आता है, ठीक है। पर्सनल यूज की चीजें यही आती है, क्योंकि पर्सनल यूज वहां पर तो आप छोड़ दियो टीडीएस पे, तो यहीं पर कवर होगा। प्रोवाइडेड जो पेमेंट हो रहा है वो मोर देन 50 लाख होना चाहिए सर, तब टीडीएस की बात होती है सर। आ रही बात समझ? थोड़ा ध्यान रखना, एम कभी नहीं बोलता एग्जाम में, हमें सोचना पड़ता है एम का इम्प्लीकेशन। एम हमेशा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सी एच जे वगैरह आपको देख के समझ आते हैं, एम को ना देख के समझना पड़ता है हमें, वो बोलता कभी नहीं है। जैसे 194 आई और आई बी, आई देख के समझ आता है, आई बी कभी देख के समझ नहीं आता है, हमें समझना पड़ता है आई बी को। सारी बात समझ? अगला 194 एन कैश विड्रॉल, ये वाला केस है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर। एक्सेस पे टीडीएस है, मान लो अगर कैश विड्रॉल 1,05,00,000 किया मैंने तो 5 लाख पे टीडीएस है सर 2%। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ये एक्सेस वाला केस है। अभी तो नहीं आ रहा है एग्जाम में, बट आया है पहले। हाँ हाँ, वो है ना, नीचे फाइलिंग वाला भी केस आएगा। बट अभी आप ये ध्यान रखो कि एक्सेस वाले जितना अमाउंट है उस पर टीडीएस होगा, 1 करोड़ के ऊपर जितना एक्सेस विड्रॉ करेंगे उस पर टीडीएस की बातें हैं सर। आ रही बात समझ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, जनवरी के आरटीपी में क्वेश्चन है इसका कि सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके लिए लिमिट 3 करोड़ है सर। ध्यान रखना सर, नहीं याद आएगा आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टर्नओवर की लिमिट सॉरी कैश विड्रॉल की लिमिट 3 करोड़ हो जाती है, नहीं याद आएगा। ये जनवरी के आरटीपी में है क्वेश्चन इसका, आपको जरूर देखना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट 3 अटेम्प्ट का कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है।
उसके बाद सर हमने बोला था अगर कोई पर्सन है जिसने 3 असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी और ड्यू डेट्स निकल चुकी है, तो उस केस में हम उस बंदे को बोलते हैं भैया तू तो गया। अब हम उसको ये बोलते हैं सर कि 2% एक्सीडिंग 20 लाख 1 करोड़ तक और 1 करोड़ से ऊपर गए तो 5%। आ रही बात समझ? इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। इसमें हमने बोला था सर कुछ केसेस जहाँ पर टीडीएस की बात नहीं होती है, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी याद है ना, जो एटीएम में जाके पैसा डालते हैं सर। सर ये कमीशन एजेंट एपीएमसी के कमीशन एजेंट है सर, वो लोग हैं जो फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने इसका देखा है, ये फुल फ्लैश मनी चेंजर लाइसेंस बाय द आरबीआई फ्रेंचाइजीज एजेंट, जो फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज करने का काम करते हैं सर, इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हो, मैंने देखा है इनको, इन पे टीडीएस की बात नहीं है। अगला है 194P, ये तो जन्नत है सर, ये अगर आ गया तो सबसे जन्नत है सर। ये वो आदमी है जो पेंशन के दम पे जिंदगी काट रहा है। इसमें सिर्फ एक ही बात मेरे को लगता है जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आप याद रखना, इनमें टैक्स रेट तो स्लैब बेसिस में होता है, वो सब लड़ाई नहीं है। इनमें सिर्फ एक ही लड़ाई है, लड़ाई इस पे है कि ये लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट उसी बैंक अकाउंट से मिलना चाहिए जिस बैंक अकाउंट में इनका पेंशन का पैसा जाता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। नॉर्मली जो एक पेंशनर का पेंशनर वाला पर्सन होता है उसका जैसे टैक्स निकलता है वैसे ही टैक्स निकालना है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बट उसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली है कि इंटरेस्ट की इनकम उसको उसी अकाउंट से होना चाहिए जिस अकाउंट से उसको पेंशन मिलती है, जिस अकाउंट में उसका पेंशन का पैसा जा रहा है सर, ये बस ध्यान रखना। बाकी तो सिंपल था सर, 75 ईयर्स और एज उससे ज्यादा होगी सर तो उसमें कवर हो जाता है, फिर उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 194Q अब अभी तो नहीं पूछ रहा ये, बट एक जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ हम तो लिखे ना पेंशन के दम पे जिंदगी काट रहा है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, फिर हम उसको घसीट लेंगे, धंधा ही कर रहा है 75 के बाद तो फिर गया वो। 194Q परचेज ऑफ गुड्स, और इसको जब आप पढ़ते हो तो आप एक सेक्शन और साथ में पढ़ते हो 206C1H, याद है सर, एक बायर और एक सेलर के लिए, दोनों के लिए लिमिट 50 लाख की है, और अगर दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? 194Q जीतेगा सर, टीडीएस जीतता है सर, टीसीएस नहीं जीतता सर। जब टीडीएस की बात हो तो बायर का टर्नओवर देखते हैं 10 करोड़, और टीसीएस की बात हो तो सेलर का टर्नओवर देखते हैं 10 करोड़। याद रखेंगे सर, ये बात आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। कितना परसेंट टीडीएस, परसेंट तो दोनों जगह सेम है सर 0.1, बट दिक्कत ये सर जब पेन नहीं देते ना सर, तो यहाँ पर पेन नहीं देने में हो जाता है सर 5%, और वहां पर पेन नहीं देने पर कितना हो जाता है सर? 1%। इसलिए तो हम वहां पर गलती करना पसंद करते हैं, यहाँ गलती करना पसंद नहीं करते। यहाँ पेन नहीं देंगे तो 5% है, वहां पेन नहीं देंगे तो 1% टीडीएस है, तो अच्छा है ना, वहां गलती करता हूँ टीसीएस में, कम से कम 1% टीडीएस टीसीएस कलेक्ट होगा मेरा। अगर पेन नहीं दिया तो, पेन दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है 0.1। अच्छा इसमें भी एक बात ध्यान रखेंगे, 50 लाख से एक्सीडिंग पे टीसीएस है, मतलब अगर गुड्स की वैल्यू 60 लाख है तो आप 50 हटा दीजिए, बचा 10 लाख पे 0.1%, ये एक्सीडिंग पे सर। दो सेक्शन पढ़ लिया हम एक्सीडिंग में, 194N और 194Q और 206C1H, ये तीन सेक्शन में एक्सीडिंग की बातें चल रही है सर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये क्लियर ही नहीं होता है कि एक्सीडिंग भी कहीं सोचना होता है हमें, वो जनरली हमारी आदत होती है फुल वैल्यू पे, इसलिए मैं बता दिया, थोड़ा ध्यान रखना सर एक्सीडिंग वाली बात। 194R, इसमें ना थोड़ा सा एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखना है, एक तो इसके अपन जो क्वेश्चंस के बहुत सारे किए, जो अपन बुक में क्वेश्चंस के वही क्वेश्चन देख के चले रहा, बहुत है बहुत है। इसमें याद है अपन बोले थे कि वो क्या नाम है, कंटेंट क्रिएटर रहते हैं, इन्फ्लुएंसर रहते हैं, वो उनको मोबाइल देते हैं, गाड़ी देते हैं कि आप इसके वो डिटेलिंग करो पूरा, वो सब चीजें, ठीक है। अच्छा इसमें एक खास बात आप इतना याद रखना कि ये जो बेनिफिट और परक्विजिट की बातें करता है, ये बेनिफिट और परक्विजिट बिजनेस और प्रोफेशन वाले हैं, नॉट अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन वाले बिजनेस परक्विजिट यहाँ पर नहीं आएंगे। मान लो अगर मैंने किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दिया है नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, तो उसमें टीडीएस 194 आर एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 194 आर तब एप्लीकेबल है, 194 आर तब एप्लीकेबल है, प्लीज इसको ध्यान रखना कि सर जब हम किसी को बेनिफिट या परक्विजिट्स दे रहे हैं और सर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, वैल्यू एग्रीगेट 20,000 से ज्यादा है तो टीडीएस की बात है, इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर एक्सीड करेगा तब हम टीडीएस की बातें करेंगे सर, अदरवाइज नहीं करेंगे सर। टीडीएस कितना है सर? 10%, 10%। और टीडीएस कब काटना है? ये एक लौता केस है सर जहां पर बिफोर की बातें होती है,
नॉर्मली एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर ही होता है, या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है। ये क्लॉथ किस यहाँ पर बिफोर की बातें होती है सर। आ रही बात समझ। 194T नया सेक्शन है सर। याद है मैंने आपको बताया था सर, पार्टनरशिप फॉर्म है सर, अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पे कर रही है, और वो अगर 20,000 से ज्यादा है तो टीडीएस है 10%। नहीं, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन लिखा हुआ है। हाँ, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट भी है। अरे समझ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग पीजीईपी पढ़ते हो और पीजीईपी में सेक्शन 40B पढ़ते हो। अगर आपको याद हो तो वहां पर रेम्युनरेशन की लिमिट में भी अमेंडमेंट है, ठीक है। 90% और बैलेंस पे 60, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं दोनों की कनेक्टिविटी में क्वेश्चन आ सकता है, कनेक्टिविटी में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक फर्म है, आपको ये बोल सकता है ना, टीडीएस का क्वेश्चन ही बना देगा कि सर एक फर्म है जिसका बुक प्रॉफिट ही है, ये फर्म ने इतना रेम्युनरेशन दिया, बताइए अलाउएबल रेम्युनरेशन एंड एनी प्रोविजन ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल। तो आपको तो दोनों सोचना होगा ना उस जगह पे, इसीलिए बता रहा हूँ ध्यान रखना, नहीं तो बैंड बच जाएगी अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, कनेक्टेड है दोनों जगह रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट से, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये सब वाला जो पार्ट रहता है ना, मेरे हिसाब से ये सब वाला पार्ट आप लोग आज रीड कर लो, ठीक है। एग्जाम वाले टाइम ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम वाले टाइम में ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें कि अगर कोई पर्सन पेन नहीं दिया तो उसके ऊपर 20% टीडीएस हो जाता है, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रख लेना कि 206 AB, ये जो AB वाला है जहां पर हम ट्वाइस द रेट बोलते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ 194 BA। ये नया ऐड हुआ है इसलिए याद रख लेना, बाकी थियोरेटिकल पार्ट है, एग्जाम से पहले इसको जस्ट रीड करके जाना होता है। आ रही बात समझ, ठीक है। 194 BA याद है क्या था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला, ठीक है। एक ये पॉइंट है, सर्टिफिकेशन फॉर लोअर रेट और नील रेट 194 Q ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब 194 Q में भी अपन लोअर रेट या नील रेट के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा टीडीएस मत काटो, सेक्शन 197 में। सर छोटी बात, थ्योरेटिकल बात याद रखना, ये तो गोट के पी जाओ, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं मैं आपको, इसको रट लो, रट लो। थ्योरी क्वेश्चन आने के बेहद चांसेस है, अति में चांसेस है इसमें थ्योरी क्वेश्चन आने के, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। टाइम लिमिट फॉर डीमिंग द एसएससी टू बी इन डिफॉल्ट, कोई भी एसएससी को एज अ डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, भयानक इंपॉर्टेंट है। 6 थ्योरी क्वेश्चन लिखने को आएगा, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन लिखने को आएगा सर कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिक्लेयरिंग एन एसएससी इन डिफॉल्ट, सीधा सीधा 3 से 4 मार्क्स का लिखने को आ जाएगा सर। आपको लग रहा है कि अरे क्या दो ही तो बात है, नहीं 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 नहीं, आप इसमें एक भी वर्ड खा गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, आप खा नहीं सकते वर्ड। No order shall be made under section 201 deeming a person to be a SSC in default for failure to deduct whole or any part of the tax from any person at the time after the expiry of इसके बाद हम किसी को भी एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखो सबसे पहले दिया हुआ है 6 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given, पेमेंट मेड क्रेडिट गिवन 6 साल, या फिर 2 years from the end of the financial year in which the correction statement is delivered, जहां हमारे रिटर्न में कुछ गड़बड़ थी, वो 1 साल के अंदर हमें नोटिस भेजे कि सर आपके रिटर्न में कुछ गड़बड़ है, इसको करेक्शन कर लीजिए। हमने वो करेक्शन किया, करेक्शन करके फर्निश किया, जब से फर्निश किया उसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से लेके 2 साल तक का टाइम पीरियड है, दोनों में विच एवर इज लेटर, तो जनरली 6 years ही आता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हम 6 years तक किसी को भी एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित कर सकते हैं सर। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें ये दिया हुआ है सर, ये देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर इन विच एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो सर मान लो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है जिसमें मैंने किसी का टीडीएस काटा और पे नहीं किया होगा गवर्नमेंट को, तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित करना है, मेरे को गवर्नमेंट को एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित करना है, मतलब डिक्लेयर करना है। तो गवर्नमेंट के पास कितना टाइम पीरियड है सर, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके 6 years ऐड कर लो सर, इतना टाइम पीरियड है गवर्नमेंट के पास मेरे को एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करने के लिए। ये आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन,
डेफिनेटली आ सकता है सर, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस, टीसीएस में एक बार ये रेट्स पढ़ के जाना चाहिए। टीसीएस में एक बार रेट पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी चीजें एक एक बार आ चुकी है, सभी चीजें एक एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, सबके रेट्स पूछ चुका है। बट मैंने आपको इसको याद करो, आपको बताया थी सर, कोल माइन और कोल में अंतर होता है। अगर कोल बोलेगा तो यहां पर आएगा, आयरन ओर बोलेगा तो यहां पर आएगा, बट अगर कोल माइन बोलेगा तो माइंस यहां पर आती है सर, और माइंस पे 2% टीसीएस है। अरे समझ, दोनों में डिफरेंस याद रखना सर। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वर 2%। बाकी ये कोल, आयरन ओर या एल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप, तेंदू लीव्स, ये सब में अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है, आया समझ? इसके बाद इन्होंने बोला था सर, ये ऐसा इतना बड़ा अमेंडमेंट तो नहीं है, ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, एक स्टूडेंट लेवल पे कोई काम का नहीं है सर। इन्होंने बोला सर मोटर व्हीकल अगर 10 लाख से ऊपर होती है तो टीसीएस होता है सर 1%। बट इन्होंने बोला सर एनी अदर गुड्स, एनी अदर गुड्स कौन सा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और गवर्नमेंट फिलहाल तो अभी कोई नोटिफाई नहीं की है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी उस दिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सर कि कौन सा और गुड्स है। तो अभी एग्जाम पर्पस के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ ये रिलेवेंट है सर, क्योंकि इसका ना जनवरी के आरटीपी में इसका क्वेश्चन है और डेट्स को लेके छेड़ा था सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत गलतियां हो सकती है इसमें, क्योंकि पहले रेट्स अलग थे, अब रेट्स अलग है। अभी करंट रेट तो ये है सर कि सर अगर कोई ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम है तो अप टू 7 लाख है तो 5%, 7 लाख से ऊपर जाएगा तो 20%, पर एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट है अप टू 7 लाख है तो नील, 7 लाख से ऊपर जाएगा तो टीसीएस है सर, कितना परसेंट, 5%। फिर सर एनी अदर पर्पस के लिए रेमिटेंस करा रहा है तो अप टू 7 लाख नील, उससे ऊपर जाओगे तो 20% है। सर अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए अमाउंट रेमिट कर रहे हो सर, तो उस केस में सर 7 लाख से ऊपर जितना भी जाएगा कितना, 0.5%। सारी बात समझ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन है सर, जनवरी के आरटीपी में है इसका क्वेश्चन, आपको जरूर देख के जाना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे सर। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, इसको आप काट सकते हैं आखिरी दिन के लिए। ठीक है, इसको रीड कर सकते हैं, ये रीड करने वाला है कि बायर में कौन नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, ये सब लोग नहीं आते। अच्छा एक चीज याद रखना, टीसीएस किसके लिए होता है सर, रिटेलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ध्यान रखना। हाँ पता चला पूरी रामकथा रामायण पर चल रही है, वही चीज भूल गए अपन। ठीक है, 2061H ये हमने अभी सर 194 क्यू के साथ कवर किया, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, अलग से तो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सब बात इतना कुछ खास नहीं है, बस ये खत्म हो गया हमारा टीसीएस टीडीएस। चलो क्वेश्चन देखते हैं सर।